Hello everybody and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll start with the last chapter of learning assessment and we'll finish this book of semester 3. And before we start, I would like to tell you that Prep Classes Academy is soon starting with OTT and CTT preparation in the institute itself. The detail is on the screen. Issues, concerns and trends in assessment and evaluation. Now, existing practice of assessment क्या है? Assessment in the present education system is carried out through different types of examination conducted periodically throughout the academic year. These help to evaluate students' learning progress, retention and overall achievement. तो आजकल पीरियोडिकली कंटिन्यूसली पूरे साल टेस्ट जो चलते रहते हैं, इवैल्यूएशन जो चलते रहते हैं, वो असेसमेंट में ईजी हो जाता है. द मेन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस क्या है हमारा? एक है यूनिट टेस्ट जो कि पीरियोडिक होता है. यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो शॉर्ट और फ्रीक्वेंट होते हैं. पर्पस होता है बच्चों का स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग समझना, सिलेबस में जो चल रहा है ग्रेजुअली वो उनको समझ आ रहा है या नहीं, और अगर नहीं आ रहा है तो रेमेडियल क्लासेस चाहिए या नहीं, टीचर स्ट्रैटेजीज़ में कुछ चेंजेस करना है या नहीं, वो इसकी मदद से पता चलता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंडक्टेड मोर फ्रीक्वेंटली, मंथली हो जाता है कभी कभी. कवर्स अ लिमिटेड पोर्शन, सिलेबस का पूरा पोर्शन नहीं, लिमिटेड पोर्शन रहता है और 30 से 45 मिनट्स की ड्यूरेशन का एक टेस्ट होता है. एडवांटेज है कि कंटिन्यूस फीडबैक बच्चों के बारे में मिलता है, उनके रेगुलर हैबिट्स के बारे में, उनका क्या स्ट्रेस है, उनको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसे इम्प्रूव करना है, वो सब पता चलता है. देन वी हैव हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. हाफ ईयरली एग्जाम इज अ समेटिव असेसमेंट कंडक्टेड इन द मिडल ऑफ द एकेडमिक ईयर. That is usually after 4 to 5 months of instructions. And the purpose is to access the cumulative learning of students for the first half of the syllabus. मतलब पहले हाफ सिलेबस में बच्चों का क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है वो जानने के लिए मिड टर्म असेसमेंट दैट इज़ हाफ ईयर एग्जामिनेशन होता है. तो इसमें प्रोग्रेस और रेडीनेस बच्चों का जाना जाता है और पेरेंट्स का फीडबैक भी मिलता है. हम लोग पेरेंट्स को फीडबैक देते हैं कि उनमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है. कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम से कम 50% ऑफ द सिलेबस कवर करता है. फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट होता है. एग्जामिनेशन जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है, एक टाइम स्पैन दिया जाता है और मार्क्स आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेशन. एडवांटेजेस क्या है? एनकरेज स्टूडेंट टू रिवाइज एंड कंसोलिडेट व्हाट दे हैव लर्न. और टीचर को भी एक पता चल जाता है कि बच्चों का सिलेबस कितना इफेक्टिवली उन्होंने ग्रास्प किया है. Then we have annual examination. The annual examination is the comprehensive assessment जो कि end of the year में conduct किया जाता है. इसका purpose होता है कि पूरा syllabus बच्चों को समझ आया है या नहीं, और इसमें entire syllabus cover होता है to determine promotion to the next class. दूसरे क्लास में बच्चों को upper class में जाने के लिए एक promotion मिलता है और ये long term retention होता है. Characteristics क्या है? पूरा syllabus cover करता है, conducted formally under strict supervision and has higher weightage in final grading. एडवांटेज क्या है? कंप्लीट पिक्चर मिलता है स्टूडेंट के अचीवमेंट का, एनकरेज करता है सिस्टमैटिक स्टडी हैबिट्स एंड हेल्प स्कूल इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम डिलीवरी. लिमिटेशंस क्या है? फोकसेस मेनली ऑन रोट लर्निंग. ये भी वही है कि रोट लर्निंग में और मेमोराइजेशन में ही ज़्यादा फोकस करता है. हाई स्टेक एग्जाम में कॉज स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स. देन वी हैव बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन हमें पता है क्लास 10 एंड 12 का होता है. अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड्स वगैरह. पर्पस क्या होता है? टू सर्टिफाई द स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट एट द स्कूल लेवल लीविंग स्टेज, टू प्रोवाइड अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट अक्रॉस ऑल स्कूल्स एंड टू हेल्प कॉलेज एडमिशन. ये करियर गाइडेंस और कॉलेज एडमिशन में हेल्प करता है. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी होता है. इसमें स्कूल नहीं, एक्सटर्नल अथॉरिटी जो बोर्ड होता है वो कंडक्ट करता है. यूनिफॉर्म क्वेश्चन पेपर होता है. ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड लार्ज स्केल असेसमेंट होता है. एडवांटेज होता है कि फेयरनेस रहता है इसमें. नेशनल एंड स्टेट लेवल रिकग्निशन ऑफ रहता है परफॉर्मेंस का. एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी अमंग टीचर्स एंड स्कूल्स. लिमिटेशंस क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग होता है. लिमिटेड स्कोप ऑफ असेसिंग क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल एंड एटीट्यूड. क्यों? क्योंकि कंप्लीटली रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन में ये भी होता है. यह है समरी टेबल. टाइप ऑफ एग्जाम जितने भी हैं, चारों एग्जाम, उसका नेचर, फ्रीक्वेंसी, कवरेज, पर्पस एंड कंडक्टेड बाय, ये दिया गया एक टेबल. ये टेबल भी आप अच्छे से लर्न करके जाइए. देन वी हैव स्टेट एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे, SAS एंड NAS. टू अंडरस्टैंड एंड हाउ well students are learning across school, the government conducts achievement surveys at state and national level. These surveys help to measure the learning outcome of students, not for grading them but to improve the quality of education curriculum and teaching learning process. तो ये जो होते हैं ये उनके एग्ज़ाम की तरह कंडक्ट नहीं किया जाता है, ग्रेडिंग के लिए कंडक्ट नहीं किया जाता है. ये उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है. State Achievement Survey, SAS, is conducted by the State Council of Education Research and Training, that is SCERT,
और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ईच स्टेट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स अमंग स्टूडेंट्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्कूल्स। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्कूल्स में क्या लर्निंग गैप्स हो रहे हैं, एक स्कूल में एक करिकुलम अलग टाइप से चल रहा है, दूसरे स्कूल में दूसरे टाइप से चल रहा है, तो उस गैप को देखते हैं, उसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा, करिकुलम को किस तरीके से उनको मॉडिफाई करना है, उस चीज़ों पर फोकस करते हैं। To help teachers and policy makers plan remedial measures and improve learning quality, and to prepare students for national level surveys. Feature क्या है? It is conducted by SCERT. Sampling includes school from rural, urban, tribal and semi-urban areas. Conducted for selected grades, जैसे क्लास 3, 5, 8, 10 कुछ एक सिलेक्ट कर देते हैं क्लास और उसी के बेसिस पे वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? एक क्लियर पिक्चर देता है स्टेट के एजुकेशन सिस्टम का, आइडेंटिफाई करता है डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स विद पुअर परफॉर्मेंस, प्रोवाइड्स डेटा फॉर एजुकेशनल प्लानिंग, स्टेट लेवल में नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर कैसे एजुकेशन को प्लान करें कि हर साल कुछ इंप्रूवमेंट हो, उसके बेसिस पे उस नॉलेज को, उस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करके उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाते हैं। एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन। एग्जाम्पल है द आंध्र प्रदेश SCERT कंडक्टेड अ स्टेट अचीवमेंट सर्वे टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर क्लास 5 and 8. The result helped to identify concepts students found difficult, such as fraction or measurement, and guided teachers training workshop. तो जब उन्होंने ये फॉर्मेट अपनाया और उन्होंने एक सर्वे किया, उनको पता चला क्लास 5 और 8 के बच्चों को फ्रैक्शंस एंड मेजरमेंट चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने टीचर्स का एक ट्रेनिंग किया, एक वर्कशॉप रखा जहाँ टीचर्स को और अच्छे से ट्रेन किया गया कि इस चैप्टर को किस तरीके से बाइफिकेट करके या सेग्रीगेट करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। देन वी हैव National Achievement Survey. It is conducted across India by the Ministry of Education, NCERT and CBSE. NCERT जो होता है, it is वो under the guidance of Ministry of Education, Government of India, supported by SCERT and DIETs and the School Education Department of each state. इसको हर कोई सपोर्ट करता है, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल हेल्थ ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। सेम जैसे SAS का स्टेट लेवल पे होता है, NAS का नेशनल लेवल पे होता है। स्टूडेंट का लर्निंग लेवल जानना, दूसरे अलग अलग स्टेट्स में डेमोग्राफिक ग्रुप में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, टीचर के एजुकेशन में, या फिर गवर्नमेंट के नए नए स्कीम्स जैसे समग्र शिक्षा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन है। ऐसे नए नए चीज़ कहाँ से निकले? वो NAS से ही निकला, नेशनल अचीवमेंट सर्वे से। फीचर्स क्या है? ये भी कुछ क्लासेस में देखा जाता है, जैसे 3, 5, 8, 10 कवर्स कोर्स सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, स्कूल, सोशल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ बेस्ड ऑन कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आउटकम। रोट लर्निंग पे बेसिस पे ये नहीं देखा जाता है। सैम्पल इंक्लूड्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल एंड इट इज़ कंडक्टेड यूजिंग साइंटिफिक सैम्पलिंग मेथड। इंपॉर्टेंस क्या है? गैप्स, अगेन जो गैप होता है उनके एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल लर्निंग लेवल्स, उसको देखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन में रिफॉर्म लाते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, नए नए एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर मॉनिटर करते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल है NAS 2021 was one of the largest school education survey in the world. It covered 34 lakh students in 1.18 lakh school across 720 districts in India. It assessed learning in language, mathematics and EVS for class 3, 5, 8 and social science and science for class 10. The result helped identify that many students face learning loss during COVID-19 pandemic, especially in mathematics. इससे उनको सर्वे से ये पता चला। Then again the comparison of SAS and NAS on the you can go through the table. टेबल में क्लियरली उसको एक ब्रीफली दे दिया है, आप उसको भी अच्छे से लर्न करके जाइए, कोशिश करिए हर आंसर में जिसमें मैंने टेबल दिया आप वो टेबल उसमें बनाएं। देन मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंडक्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ एग्जाम इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बोर्ड्स। किस तरीके से फेयरली, एफिशिएंटली और बिना माल प्रैक्टिस के एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ द कोर्स और टीम। एक फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी होना चाहिए टेस्ट में, माल प्रैक्टिसेस जैसे चीटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए एंड स्मूथ कंडक्ट होना चाहिए। कंपोनेंट्स या स्टेप्स इन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट। पहला है प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग, प्रिपेयरिंग द एग्जाम कैलेंडर, सेटिंग डेट्स एंड टाइम टेबल एंड प्रिपेयरिंग द अप्रूविंग क्वेश्चन पेपर्स। तो पहले एग्जाम का कैलेंडर सेट करना, डेट एंड टाइम टेबल सेट करना और क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे बनते हैं, फिर अप्रूव्ड क्वेश्चन पेपर्स को सिलेक्ट करना, पेपर सेट करके फिर प्रिंट करना है,
एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इन्विजिलेटर्स होते हैं, सुपरविजन्स होते हैं, अटेंडेंस होता है, फिर माल प्रैक्टिस अगर कुछ होता है उसको हैंडल किया जाता है। देन ईवैल्यूएशन एंड मार्किंग होता है, जिसमें आंसर स्क्रिप्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, एग्जामिनर्स को अलॉट किए जाते हैं एंड क्रॉस चेकिंग भी होता है। रिजल्ट होता है उसके बाद, जिसमें टैबुलेशन ऑफ मार्क्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट, पब्लिकेशन होता है रिजल्ट का, मार्क्स इशू किए जाते हैं एंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फाइनली पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क होता है, जिसमें रिजल्ट को एनालिसिस किया जाता है, रिजल्ट का कंडक्ट किया जाता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम जिसमें बच्चे फेल हो गए होते हैं इफ़ नीडेड, एंड फीडबैक टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन मैनेजमेंट। डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी रहेगा सिस्टम में, पब्लिक ट्रस्ट रहेगा, और फिर मेरिटियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके एरियाज ऑफ वीकनेस पता चलता है, एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एकेडमिक प्रोसेस। देन मैनेजमेंट ऑफ असेसमेंट। Assessment management means the systematic process of planning, collecting, analyzing and using information about students' learning for improvement. Object क्या है? To monitor students' progress continuously. To identify strength and weakness, हमने पढ़ा है assessment, जो first 2-3 chapters में हमने पढ़ा assessment क्यों किया जाता है, बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, उनके strength and weakness जानने के लिए, फीडबैक देने के लिए बच्चों को और स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने लर्निंग एंड टीचिंग मेथड में कुछ इम्प्रूव ला सकें। कंपोनेंट स्टेप्स क्या है मैनेजमेंट ऑफ असेसमेंट के लिए? प्लानिंग असेसमेंट, इसमें भी सेम वही है, असेसमेंट को प्लान करना है, टूल्स डेवलप करने हैं, एडमिनिस्ट्रिंग असेसमेंट जिसमें ओरल, रिटन, परफॉर्मेंस बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड जो भी आपने डिसाइड किया वो करना है, स्कोरिंग करना है, फीडबैक देना है, फिर असेसमेंट का डेटा यूज़ करना है फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड फॉर करिकुलम रिविजन। आप ये स्टेप्स अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा हर चीज़ पॉइंट में लिखें और उसके बाद एक्सप्लेन करें। देन इंपॉर्टेंस क्या है इसका? लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन रादर देन एग्जाम सेंटर्ड एजुकेशन होता है। एनकरेज करता है कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि असेसमेंट में काफ़ी सारे रोल प्लेज हो या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हो, ये सब करवाए जाते हैं। फेयर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव इवैल्यूएशन होता है एंड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ असेसमेंट। उसका भी डिटेल इस पर्टिकुलर टेबल में दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट, इट हैज़ बीन गिवन ब्रीफली सो दैट आपको लर्न करने में भी ईजी हो। और टेबल प्लीज़ बार बार बोल रही हूँ, टेबल अच्छे से आपको लर्न करना है। Then we have meaning of question bank. A question bank is a systematic collection of questions prepared for different units और topics of a subject. किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो या कोई एक चैप्टर हो, उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस निकालते हैं चैप्टर के बीच में से, दैट इज़ क्वेश्चन बैंक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक रिलायबल सोर्स ऑफ क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, बच्चे आराम से बैलेंस कवर कर लेते हैं सिलेबस को। फिर क्वालिटी, वैरायटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन होता है टेस्ट का, और टीचर को भी टाइम मिलता है कि बच्चे को भी टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और टीचर्स जो होते हैं टू सेव टीचर्स टाइम एंड एफर्ट इन पेपर सेटिंग। देन वी हैव यूजेस ऑफ क्वेश्चन बैंक। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है टीचर्स को, अगर पहले से क्वेश्चन बैंक रेडी हो तो टेस्ट प्रिपेयर करने में ईजी होता है। हेल्प्स इन टेस्ट, सॉरी आई हैव रिटन इट ट्वाइस, सो हेल्प्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन। देन एंश्योर्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। क्वेश्चंस आर प्री टेस्टेड, पहले से प्री टेस्टेड है तो बहुत कम उसमें मिस्टेक्स होगा। Then promotes objectivity and fairness, bias reduce होता है since questions are chosen from the standardized pool. Facilitates continuous assessment, टाइम सेव करता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रेडिली अवेलेबल होते हैं आपको और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूज़फुल इन डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, जैसे आप बच्चों को प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम के लिए तो उसमें वो क्वेश्चंस का यूज़ किया जा सकता है। सपोर्ट्स मॉडरेशन एंड ब्लूप्रिंट प्रेजेंटेशन, ब्लूप्रिंट भी बनाना हो, वेटेज हो मार्क्स का, उन सब चीज़ों में भी इन क्वेश्चंस की मदद से हम लोग ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट इन प्रैक्टिस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, वो भी जब प्रैक्टिस करें उनको भी ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक उनके पास अवेलेबल होगा, दे कैन ईजिली गो थ्रू द क्वेश्चंस। Then aids research and item analysis. Teachers can use question bank for item analysis, जैसे checking the difficulty level, discriminating index and effectiveness of questions. Now marking system कैसा होता है evaluation में? The marking system होता है is a method of assessing and recording students' performance. Numerical way में जो हम लोग उसको record करके रखते हैं, that is marking. Types of marking क्या होता है? एक होता है absolute marking system, जिसमें 90 से 100 is A+, 80 से 89 is A, 70 से 79 is B and so on. तो ये इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट मार्किंग सिस्टम। देन वी हैव रिलेटिव मार्किंग सिस्टम, जहाँ पे मार्क्स आर गिवन इन कंपैरिजन विद अदर्स इन द क्लास और ग्रुप। एग्जाम्पल, टॉप 10% स्टूडेंट्स गेट A, नेक्स्ट 20% गेट B, एटसेट्रा। रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ डिफिकल्ट पेपर्स एंड स्टूडेंट्स मार्क्स डिपेंड्स ऑन peers परफॉर्मेंस। सो हियर मार्क्स आर given in comparison with others in the class or group.
इसका मतलब कैसे हुआ, जैसे एक टेस्ट लिया, सोचिए एक रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाया गया, टेस्ट के बाद उन्होंने बच्चों के मार्क्स को देखा, उसके बेसिस पे उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ए कहाँ तक का, मतलब कितने % तक के बच्चों को ए दिया जाएगा, फिर बी दिया जाएगा, फिर सी दिया जाएगा, एंड देन दे डिसाइड. देन वी हैव ग्रेडिंग सिस्टम जहाँ पे A is excellent, B is good, C is average and D is below. And then we have percentage system जिससे 80 marks out of 100 is 80%. Meaning of evaluation. Evaluation हमने पहले भी पढ़ा, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जिसमें मेजरमेंट होता है, जजमेंट होता है बच्चों का. तो डिफरेंस बिटवीन मार्किंग एंड इवैल्यूएशन का भी टेबल यहाँ पे दिया हुआ है. इवैल्यूएशन कैसे होता है और मार्किंग सिस्टम क्या होता है, दोनों का डिफरेंस दिया गया है कि मार्किंग सिस्टम कैसे सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन इवैल्यूएशन हमारा क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है. इंपॉर्टेंस क्या है मार्किंग का, स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम मेजर करता है, हेल्प्स टीचर इंप्रूव टीचिंग मेथड, फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या हुई है, गैप्स क्या हुआ है वो पता चलता है, प्रमोशन में हेल्प करता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है. मॉडर्न ट्रेंड्स इन मार्किंग एंड इवैल्यूएशन क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आजकल चलता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, टीचर्स पूरा रिमार्क्स लिख के प्रोवाइड करते हैं, पोर्टफोलियो होता है जहाँ पे इवैल्यूएशन थ्रू कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, रूब्रिक्स की मदद से एंड डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की मदद से भी रैंकिंग किया जाता है. नाउ मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम. द ग्रेडिंग सिस्टम इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बाय असाइनिंग ग्रेड्स जिसमें A B C D E होता है इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स. तो अ ग्रेडिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, एबिलिटी एंड लर्निंग आउटकम्स. पर्पस क्या है, स्ट्रेस एंड प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि मार्क्स का कुछ इसमें लोचा नहीं होता. To give a qualitative judgment instead of just numbers, to promote continuous learning and self-improvement, to make evaluation more objective and uniform, and to motivate students to perform better without unhealthy competition. Types of grading में again जैसे मैंने आपको बताया था, absolute grading में हो गया हमारा 90 से 100 A plus, 80 से 89 A and so on. Relative grading में हो गया top 10% का A plus है which is excellent, next 20% A very good, and next 30% B good. So average reduces unfairness in the exam is very tough, and students grades depends on others performance. This is a disadvantage. Then we have direct grading system जहाँ पे the teachers assign grade directly based on overall impression or observation of the performance, project and practical work. ये हो गया CCE. Indirect grading क्या हो गया, grades are given after converting numerical marks into grade range like 9 points or 5 points etc. एग्जाम्पल है 7 पॉइंट्स और 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल एज यूज्ड बाय CBSE बोर्ड. मार्क्स जिसका 91 से 100 के बीच में आया A1 ग्रेड पॉइंट होगा उनका 10, जिसका 81 से 90 आया उसका ग्रेड पॉइंट होगा 9, दैट इज़ एक्सीलेंट. तो इस तरीके से उसको पॉइंट्स में ग्रेडिंग में डिफाइड किया गया है. देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम. इससे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है मार्क्स कितना मिला होगा वो रिड्यूस हो जाता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, बेटर फीडबैक मिलता है और माइनर एरर्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं. जैसे परसेंटेज में कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, ग्रेडिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. लिमिटेशन क्या, लेस प्रिसाइज होता है, एक 97% वाले को भी A मिलता है, एक 92% वाले को भी A मिल जाता है. तो स्टूडेंट्स एट बॉर्डर लाइन्स जो होते हैं उनका अनफेयर ग्रेड हो जाता है, जैसे 79 वर्सेस 80. में हाइड एक्चुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस. बच्चों के एक्चुअल डिफरेंसेस को हम लोग पता नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको बताया 90% वाला भी A है और 91% वाला भी A है. रोल ऑफ ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन क्या है, ग्रेडिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इवैल्यूएशन दैट एक्सप्रेसेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट. ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है और टीचर्स को हेल्प करता है टू कम्युनिकेट द रिजल्ट इफेक्टिवली. इट इज़ यूजफुल इन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम्स लाइक CCE एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वेज. Now meaning of objectivity and subjectivity. Both objectivity and subjectivity are important concepts in assessment and evaluation. They refer to the degree of personal bias or opinion involved in judging students' performance. ठीक है, bias, degree of personal bias जो होता है वो इसमें हमें कैसे पता चलता है, हम पढ़ते हैं. Objectivity क्या है, objectivity means being free from personal bias, emotions or opinions while assessing or judging performance. It is based on facts, data and clear criteria, not an individual's feeling कि मेरा ये फेवरेट स्टूडेंट है मैं इसको अच्छा मार्क्स दूंगी, इसमें वो नहीं होता है. Example, multiple choice questions, true or false, fill in the blanks. Anyone checking the same paper will get the same marks. तो ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, अब एक लिखा है कि इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली. 100 बच्चों ने न्यू दिल्ली लिखा है, 100 बच्चों को अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 100 बच्चों को 1 मार्क्स ही मिलेगा. तो मेजरेबल फैक्ट है, आंसर्स भी फिक्स्ड हैं और मार्क्स भी फिक्स्ड मिलते हैं, स्कोर सबका सेम रहता है. लेकिन सब्जेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे
It means that the personal judgment, opinion और emotions of the evaluator influence the assessment. एग्जाम्पल, एक ऐसे लिखने के लिए बोला है, वही सेम ऐसे कुछ टीचर्स को अच्छा लग सकता है, कुछ टीचर्स को रिलायबल नहीं लग सकता. तो कोई उसमें 10 में से 8 देगा, कोई उसमें 10 में से 7 देगा, कोई 10 में से 10 देगा. तो सेम आंसर के लिए डिफरेंट मार्क्स भी आ जाते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, सब्जेक्टिव आंसर्स में जनरली ये होता है कि उसमें मार्क्स हमेशा वैरी करते हैं. डिफरेंट एग्जामिनर में गिव डिफरेंट मार्क्स फॉर द सेम आंसर. फीचर क्या है? बेस्ड ऑन पर्सनल व्यू पॉइंट. मेरा व्यू पॉइंट जो है, ज़रूरी नहीं आपका जजमेंट व्यू पॉइंट सेम हो, तो मैं अलग मार्क्स दूंगी, हो सकता है आप अलग मार्क्स दो. आंसर ओपन एंडेड है. डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो सकता. थोड़ा बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे बच्चों का भी होता है, बट इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन. Again, the difference between the objectivity and subjectivity is given. You can go through the table and learn the table properly. Importance क्या है evaluation का? Objective evaluation is important for fairness, reliability and accuracy, whereas subjective evaluation is necessary to judge understanding. उनका depth क्या है, knowledge क्या है, एक particular topic की कितने अंदर तक उनको information है, हमें वो पता चलती है. A balanced assessment uses both. For example, objective question for factual knowledge and subjective question for comprehension, reasoning and expression. Now, meaning of non-detention policy, NDP. The non-detention policy means that no student should be failed or detained or held back in any class up to a certain level, usually class 8. मतलब class 8 तक के बच्चों को fail करना ही नहीं है. It was introduced under RTE Act 2009, which guarantees free and compulsory education for all children aged 6 to 14 years. So, non-detention policy means promoting all students to the next class up to class 8, irrespective of their academic performance, to ensure continuous schooling and prevent dropouts. Dropouts इतने ज़्यादा होते थे कि फेल हो गए, चलो बच्चों स्कूल से निकल जाते थे, वो अपना काम करने लगते थे. उस ड्रॉप आउट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये डिसाइड किया, क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस फियर एंड एनजाइटी. एग्जाम्स का फियर और एनजाइटी जो बच्चों में था वो कम करने के लिए, ताकि रेगुलर अटेंडेंस हो, स्कूल ड्रॉप आउट्स कम हो जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आराम से हो सके इंस्टेड ऑफ वन टाइम एग्जामिनेशन, एंड टू फोकस ऑन लर्निंग रैदर देन रोट मेमोराइजेशन. नाउ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉन डिटेंशन क्या है? कि स्टूडेंट्स फील लेस एग्जाम प्रेशर, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रीली विदाउट फियर ऑफ फेलिंग. उनको भी डर भी नहीं है फेलियर का. फ्यूअर स्टूडेंट्स लीव स्कूल ड्यू टू फेलियर, वो भी ह्यूमिलेशन की वजह से कि उनके कम मार्क्स आए. एंश्योर्स एवरी चाइल्ड कंटिन्यूस एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और लर्निंग पेस. CCE helps identify and support learning difficulty early and focuses on both scholastic and co-scholastic aspects. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? सम स्टूडेंट्स में नॉट टेक स्टडी सीरियसली. उनको पता है वो फेल नहीं होंगे तो वो सीरियसली पढ़ते ही नहीं है. तो इस वजह से एकेडमिक का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो सकता है और हुआ भी है. स्टूडेंट्स में रीच हायर क्लास विदाउट मास्टरिंग बेसिक स्किल्स. उनको पता है वो फेल नहीं होंगे, उनका बेसिक स्किल क्लियर ही नहीं होता और वो अपर क्लासेस में चले जाते हैं. एंड फाइनली जब वो क्लास 9th में जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. टीचर्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो उनको फिर अपर लेवल में पढ़ाना, उनको समझाना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. एंड पेरेंट्स में नॉट पे अटेंशन टू देयर चाइल्ड स्टडीज इफ प्रमोशन इज ऑटोमेटिक. Now, balancing the policy. The policy was meant to be supported by CCE so that learning gaps are regularly identified. Immediate remedial teaching is provided and students progress at their own pace. However, in many schools, CCE was not properly implemented, जिस वजह से poor learning outcome हो गया. 2019 में the government amended the RTE Act to allow regular examination and detention if necessary after giving remedial support. प्रेजेंट स्टेटस क्या है? स्कूल्स कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 5 and 8. इफ अ स्टूडेंट फेल्स, he or she should be given extra instruction and a chance to reappear. Only after that a child can be detained, ensuring fairness and learning continuity. मतलब अब उन्होंने क्या कर दिया है कि क्लास 5 में और क्लास 8 में जैसा बोर्ड एग्जाम होता था उस टाइप का एग्जाम होगा. अगर वो फेल होता है उसको एक चांस दिया जाएगा टू रीअपियर द एग्जाम, और अगर वो तब भी फेल होता है तो दे विल बी हेल्ड बैक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ and do not forget to subscribe the channel.